बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियस के मुताल्लिक़ है। इसमें हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे डिटेल से और आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि न्यूक्लियस का लिविंग ऑर्गेनिज़म के सेल्स में क्या रोल होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट होता है सेल का, जो तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये ज़्यादातर स्फेरिकल, ओवल, शेप का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें लोब्स होते हैं इस तरीके के, और बाज़ औक़ात ये एलोंगेटेड भी हो सकता है। सेल टाइप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस होता है, ये इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर से सराउंड हुआ हुआ होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। ऐसी डबल बताऊँ, ये अगर एक मेम्ब्रेन ये है तो इसके अंदर इसके डबल मेम्ब्रेन होती है इस तरीके की, और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। और हर सेल में, ज़्यादातर सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है, कुछ में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, कुछ में दो होते हैं, और कुछ में दो से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊँ, अगर ये एक सेल है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है ज़्यादातर, किसी के अंदर दो होते हैं और किसी के अंदर दो से ज़्यादा होते हैं। डिपेंड करता है ये कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिज़म हैं। कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज़म होते हैं जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म या फंजाई, उनमें जो होते हैं एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और इस कंडीशन को सिनोसिटिक कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ, ये एक सेल है, इसमें सेप्टेशन हुई हुई है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। इसमें एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है, तीसरा न्यूक्लियस है। ये सेप्टेट है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये सेप्टेट है, तो हर सेप्टा जो है वो एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, और इसमें हर एक में एक न्यूक्लियस है। लेकिन बात लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे फंजाई में जिनकी बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं, उसमें सेप्टा मौजूद नहीं होते, और ये पूरी जो एलोंगेटेड बॉडी होती है इसको हम सेल का नाम देते हैं, और इस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो फंजाई में बाज़ औक़ात ये कंडीशन होती है कि एक सेल होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और इस कंडीशन को हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। अब ये एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रही हूँ मैं।
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये पहले तो इसकी डबल मेम्ब्रेन बना लूँ मैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये कम्प्लीटली बैरियर नहीं है, इसमें परफोरेशंस हैं। इनमें आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आएंगे जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। जिनकी जिस जिनके ज़रिए जो है वो मैसेंजर आरएनए जो है वो इन न्यूक्लियर पोर के ज़रिए जो है वो बाहर निकलता है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों का डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल होता है। चीज़ें न्यूक्लियस से बाहर और न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होती हैं न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए। Certain substances pass freely through these pores between the nucleus and the surrounding cellular substances। ये मैंने आपको पॉइंट अभी क्लियर किया है। The nucleus is filled with a protein rich substance called the nucleoplasm और कैरियोलिम्फ। जो न्यूक्लियस होता है वो एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस से फिल हुआ होता है। जो न्यूक्लियस है वो एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस से फिल हुआ होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोलिम्फ कहा जाता है। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियो, प्लाज्म का मतलब लिक्विड, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, लिम्फ का मतलब कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, लिम्फ का मतलब फ्लूइड। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड, और न्यूक्लियो प्लाज्म का मतलब न्यूक्लियस के अंदर, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड या कैरियो लिम्फ, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और लिम्फ का मतलब लिक्विड। तो न्यूक्लियस के अंदर दोनों सूरतों में हम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड की बात कर रहे हैं। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म आर न्यूमरस फाइन थ्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर रेटिकुलम, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म हमें लिक्विड नज़र आ रहा है, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले थ्रेड्स को कहा जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क या फिर न्यूक्लियर रेटिकुलम ये बना हुआ होता है। इसके अंदर मौजूद होता है डीएनए और प्रोटीन, और इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं डीएनए और प्रोटीन को क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन है ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है क्रोमोसोम में। ऐसे ये जो थ्रेड है, ये जब सेल इंटरफेस में होता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होता है, और फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब सेल डिवीज़न पे जाता है तो क्रोमोसोम में हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में हमें नज़र आता है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो इंटरफेज में, सेल जब रेस्टिंग फेज में होता है तो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, और जब सेल डिवीज़न की तरफ जाता है तो फिर हमें क्रोमेटिन कन्वर्ट होते हुए विजिबल फॉर्म में हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और क्रोमोसोम की फॉर्म में ऐसे हमें नज़र आते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमेटिन चेंजेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये पॉइंट मैंने अभी आपको क्लियर किया। क्रोमोसोम कंटेन्स द हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स दैट कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये देखें आपको ये क्रोमेटिन नेटवर्क नज़र आ रहा है, ये
न्यूक्लियर पोर नज़र आ रहे हैं आपको। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एक छोटा स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म है जिसे हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। ये इसके अंदर जो है वो आरएनए फॉर्म होता है, जो यहाँ से न्यूक्लियस से डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेकर राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम में जाके वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और ये क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स को। इन क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स ऐसे मौजूद होते हैं जो ये जीन्स मौजूद होते हैं इनके ऊपर, और इन जीन्स में उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम सेल डिवीज़न के दौरान दो मुख्तलिफ सेल्स में इक्वल अमाउंट में डिवाइड होकर उन जीन्स को एक नए डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अभी मैं आपको समझाऊँ। ये एक सेल है, इससे दो सेल बन गए। इस सेल में पहले दो क्रोमोसोम थे, अब एक सेल से दो सेल बन रहे हैं और दोनों के अंदर दो क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो गए जो इसके अंदर मौजूद थे। तो इन क्रोमोसोम ने इन दो सेल, पहले जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक ही सेल में मौजूद था, लेकिन अब वो जेनेटिक मटेरियल एक सेल से डिवाइड होकर किन दो सेल्स में, दो डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये जीन्स की फॉर्म में इन क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर लोकस पे लगा हुआ था, जो अब इन क्रोमोसोम में हमें डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जीन्स जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, जो जैसे अगर पेरेंट्स की हाइट टॉल है, दोनों पेरेंट्स की, तो ऑफस्प्रिंग्स की भी हाइट अगर टॉल हो रही है तो वो जो पेरेंट्स से हाइट का जीन है वो टॉलनेस का कैरेक्टर लेकर डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। The chromosome vary in number from species to species. Example, 8 in the fruit fly, 46 in humans and 20 in corns, etc. ये जो क्रोमोसोम होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये हर स्पीशी में वेरी करते हैं। जैसे फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम हमें दिखेंगे, ह्यूमन में 46 दिखेंगे, कॉर्न्स में, मकई में हमें 20 क्रोमोसोम दिखेंगे। इसके अलावा क्रोमोसोम जो होते हैं वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखें, ऐसा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके दो आर्म्स होते हैं, एक आर्म ये रहा, एक आर्म ये रहा,
और दूसरा आर्म ये रहा, एक आर्म ये रहा, दूसरा आर्म ये रहा। और ये जो दोनों आर्म्स होते हैं ये सेंट्रोमियर के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं और इन दो आर्म्स को क्रोमेटिड्स कहा जाता है। इन दो आर्म्स का नाम है क्रोमेटिड्स। ये एक आर्म है, एक क्रोमेटिड, ये दूसरा आर्म है, ये दूसरा क्रोमेटिड। ये सेंट्रोमियर के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। ये एक आर्म है, ये दो आर्म है।